जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की जो हम लोगों की यहाँ पे मैपल सीरीज की बुक है अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश। कम्युनिकेटिव का हिंदी अर्थ होता है मिलनसार अथवा अभिव्यक्तिशील या प्रेषणशील या संवादात्मक। मतलब कि जो आपसे कोई बात करता है तो आपसे मिलकर कोई जो बात करता है या आपसे जो संवाद करता है संवाद करता है या आप उससे बात करते हैं, उसी को इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेटिव कहते हैं। अप्रोच अर्थात व्यवहार होता है, मतलब किस तरीके से आपसे मिलते हैं लोग या आपसे बातें करते हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेटिव अप्रोच की संज्ञा देते हैं अर्थात कहते हैं। टू इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी भाषा से हम लोग जो इस किताब के माध्यम से संवाद करेंगे, मतलब कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से या गद्यांशों के माध्यम से, पद्यांशों के माध्यम से, जो हम लोग इस सीरीज मैपल सीरीज की क्लास 5 की जो ये बुक है अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश, इसे जो हम लोग सीखेंगे उसी के लिए हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश फ्रेज जो ये है उसका फ्रेज को हिंदी में हम लोग वाक्यांश कहते हैं, इस वाक्यांश का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 5 की है और कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश क्लास 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैपल सीरीज की कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश क्लास 5 की बुक है, जो कि अंजू बंसल BS गुप्ता जी के द्वारा लिखी हुई है। यहाँ पर इसके बारे में मैंने पहले जो वीडियो बनाया था इस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जो कि एक पोयम है यंग एंड ओल्ड, उसके एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। उसमें जब हम लोगों ने उस पोयम के एक्सप्लेनेशन को देखा था, उसमें मैंने आपको इस बुक के बारे में सब कुछ बताया था। तो यहाँ पर ये मैपल सीरीज की बुक है, आप देख सकते हैं ये मैपल सीरीज का जो बुक है उसकी ये सेकंड पेज है। यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हैं। उसके बाद ये हम लोगों का पोयम था, पोयम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों की बुक है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद उनके एक्सरसाइज को भी उसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट करूँगा। अगर सेकंड में कंप्लीट नहीं होगा तो थर्ड पार्ट तक में कंप्लीट करूँगा। पूरी बुक को हम लोग फिनिश करेंगे। मैंने चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन को अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं सर्च करके यंग एंड ओल्ड पोएम बाय लेस एजुकेट ऑल एवरीथिंग। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये पोएम है, इसको हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर पोएम के बाद आप देख सकते हैं हम लोगों के पास है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स, इसको हिंदी में हम लोग शब्द और उनके अर्थ अर्थात शब्दार्थ, शब्द और उनके मतलब अर्थात शब्दार्थ या शब्दों के अर्थ भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो जितने शब्द हैं हम लोग उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर लैड जो है ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग होता है अर्थात पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, पुरुष जाति के लिए प्रयोग होता है। तो लैड को हम लोग कह सकते हैं यंग मैन, मतलब जवान व्यक्ति, युवा व्यक्ति, उसके लिए हम लोग लैड शब्द का प्रयोग करते हैं। लैस जो है वो लैड का फेमिनिन जेंडर है। जैसे बॉय के लिए फेमिनिन जेंडर गर्ल होता है, वैसे ही लैड के लिए फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग जो है वो शब्द कौन सा है, वो लैस है। इसको हम लोग यंग गर्ल कह सकते हैं। लैस अर्थात जवान युवती, जो युवतियाँ मतलब अपनी युवावस्था में पहुंच जाती हैं, अपने जवानी के समय में पहुंच जाती हैं,
अपनी कुमारी की अवस्था में पहुंच जाती हैं, उसके लिए हम लोग लैड शब्द का प्रयोग करते हैं अथवा यंग गर्ल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों का है हे के लिए यहाँ पर हुर्रा या हुर्रे शब्द दिए हुए हैं। इसका अर्थ होता है जब आप वो खुशी में होते हैं, उत्साह में होते हैं, कोई आपके साथ अच्छी चीज़ें होती हैं जो आप करते रहते हो, उसमें आपको सफलता मिल जाती है बड़ी मुश्किल से या कठिनाई से या काफ़ी प्रयासों के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा उत्साह आता है। तो उसी उत्साह जोश उमंग में आप हे या हुर्रा या हुर्रे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यंग ब्लड अर्थात यहाँ पर यंग ब्लड, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि जवान, मतलब कि खून जवान है। खून जवान, इसको अर्थ हम लोग समझेंगे, इस फ्रेज का अर्थ ये होगा कि जब बच्चे यंग होते हैं तो वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, वे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं किसी काम को करने में, वे मतलब गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो बच्चे जब जवान होते हैं, यंग मतलब जवानी के समय में जो जोश रहता है बच्चों में, उसी को हम लोग यहाँ पर यंग ब्लड के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। यंग ब्लड अर्थात जवान खून या जवान पीपल। जैसा कि मैंने बताया, जवान जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति में यहाँ पर महिला और पुरुष सभी जाति आ जाती हैं। अगर व्यक्ति में बोलता हूँ तो उसका अर्थ ये केवल नहीं है कि केवल उसमें पुरुष जाति ही सम्मिलित है। अगर कोई मानव या मनुष्य बोलता है या व्यक्ति बोलता है तो उसमें महिला पुरुष दोनों संयुक्त रूप से शामिल होते हैं। तो यंग ब्लड फ्रेज जो है, उसके लिए हम लोग यंग पीपल शब्द का फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेज को हिंदी में हम लोग वाक्यांश कहते हैं। तो जब बच्चे यंग होते हैं, अपने युवावस्था में पहुंचते हैं, बच्चे में यहाँ पे कन्याएं भी शामिल हैं, तो वे क्या होते हैं, वे अपरिपक्व होते हैं, मतलब जोश में होश खो देते हैं, ऐसे होते हैं। तो उसी को संदर्भित करने के लिए, उसी को बताने के लिए यंग ब्लड यहाँ पर फ्रेज का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर है हैव इट्स कोर्स। हैव इट्स कोर्स का अर्थ होता है अलाउ समथिंग टू गो ऑन नेचुरली, मतलब कोई भी चीज़ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए और प्रकृति के अनुसार जैसे वो अपने मतलब अपने समय में आगे बढ़ रही है, उसको वैसे ही बढ़ने दिया जाए। मतलब जैसे नदी है, तो नदी जिस धारा में बहने की कोशिश करेगी, वो अपनी दिशा खुद ही स्वयं ही तय कर लेगी। मानव को उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि मानव को सामने कोई रुकावट या जैसे कि बांध, जिसको कहते हैं डैम, बना के नदियों की डायरेक्शन, दिशा को बदल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्रकृति में संतुलन बिगड़ जाता है और फिर उसी के चलते कहीं पे सूखा, कहीं पे बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हैव इस कोर्स का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को प्राकृतिक रूप से चलने देना, उसमें कोई भी छेड़छाड़ मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा ना करना। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैव इस कोर्स फ्रेज का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेल। स्टेल मीन्स होता है जब कोई चीज़ बहुत पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, काफ़ी समय का हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग स्टेल शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है रन डाउन। रन डाउन मीन्स मतलब क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्रोकन इन अ बैड कंडीशन, मतलब कि जब कोई चीज़ अपने जो यूथ फेज होता है, मतलब जो अपनी अच्छे दिन होते हैं, अच्छा समय होता है, उसको पार करके जब आगे के दिनों में जाता है, तो वो क्या होता है, वो जर्जर हालत में आ जाता है, मतलब कमज़ोर सी अवस्था में आ जाता है, बुरी अवस्था में पहुंच जाता है या टूटी फूटी अवस्था में पहुंच जाता है। तो उसी को हम लोग ब्रोकन या इन अ बैड कंडीशन यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्रीप मीन्स होता है वॉक स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलना। क्रीप रेंगना, मतलब जब आप में जोश नहीं होगा, आप में शक्ति ताकत नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत स्लो चलेंगे। जैसे आमतौर पर जब माता पिता के साथ उनके बच्चे स्टेशनों पे जाते हैं, मैं देखता हूँ, तो या टहलने जाते हैं, तो बच्चे जोश में रहते हैं, जवान रहते हैं, तो वो सोचते हैं माता पिता को भी उतनी ही तेज भागें। बच्चे आगे आगे भागते जाते हैं, माता पिता बेचारे थके रहते हैं, उम्र के साथ उनकी वो अवस्था आ जाती है कि उनमें शक्ति नहीं रहती, वो धीरे धीरे पीछे चलते रहते हैं। लेकिन बच्चे चिल्लाते हैं, तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि माता पिता उनके बूढ़े हो गए हैं और बच्चों को अपने माता पिता के साथ
अर्थात उनके पीछे हो सके तो, नहीं तो उनके साथ ही चलना चाहिए, जिससे कि माता पिता को कहीं ठोकर ना लगे। तो माता पिता स्लो चलते हैं, वॉक स्लोली, इसके लिए हम लोग क्रीप यहाँ पर जो वर्ड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को माता पिता की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतना बड़ा करने में माता पिता ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। मेम, मेम शब्द के लिए यहाँ पर इंजोर या ऊंड जो वर्ड दिए हुए हैं इनका प्रयोग किया गया है, अर्थात घायल अवस्था में या कमज़ोर अवस्था में, क्षतिग्रस्त अवस्था में, बुरी अवस्था में कोई चीज़ होती है, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, उसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कंडीशन के अनुसार, मतलब जैसी अवस्था, जैसा ज़रूरत वैसा प्रयोग शब्दों का। ग्रांट मीन्स किसी को किसी चीज़ के लिए हाँ या हामी भर देना, मान लेना, अलाउ, परमिट, यहाँ पर वही है, मतलब आज्ञा दे देना या उसको हाँ बोल देना, ओके बोल देना, स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स को समझने की कोशिश की। अब हम लोग कॉम्प्रीहेंशन चेकअप को देखते हैं। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन चेकअप का मैंने यहाँ पर मतलब लिख के रखा है कि समझ परीक्षण। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। किसी भी विषय, पाठ आदि को पढ़ने समझने के बाद उससे उस पाठ अथवा विषय आदि से संबंधित प्रश्नों को आप कर सकते हैं या नहीं, इसकी जांच करने की विधि तरीका को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कॉम्प्रीहेंशन चेकअप कहते हैं या की संज्ञा देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी पाठ विषय से संबंधित ज्ञान गतिविधियों को या से संबंधित ज्ञान कार्य आदि को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन चेकअप कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है, साधारण शब्दों में अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को लिखाना है कॉम्प्रीहेंशन चेकअप का अर्थ, तो आप कह सकते हैं समझ परीक्षण, अर्थात आपने जो कुछ भी सीखा जाना है, समझा है, उसका ही परीक्षण, तो समझ परीक्षण आप कह सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पार्ट ए को हिंदी में हम लोग कहते हैं टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप राइट भी बोल सकते हैं। तो मतलब जो सही विकल्प है, ऑप्शन अर्थात सही, करेक्ट अर्थात सही, ऑप्शन अर्थात विकल्प, तो जो सही विकल्प है उस पर आप टिक, सही का निशान लगाइए। MCQ यहाँ पर MCQ के लिए होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने यस लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक यस है। अगर केवल MCQ होता तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते, लेकिन यहाँ पे MCQs है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया। इसका अर्थ होता है बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें कई विकल्प हों और उन विकल्पों में से कोई एक विकल्प ही सही होता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग MCQs की संज्ञा देते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं ए के पहले कुछ पार्ट को। थ्रू द पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट, इस कविता के माध्यम से, थ्रू द पोएम अर्थात इस कविता के माध्यम से, द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है कवि। वी लाइक डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस इन आवर लाइफ, वी ग्रो ओल्डर विथ एज while some relationships grow stronger over time। यहाँ पर जो कविता में कवि कह रहा है वही लिखना है। ऑप्शन बी, ये जो ऑप्शन है ये भी तो सही ही है, लेकिन हम लोग को कविता के आधार पे बताना है कि कवि क्या कह रहा है, अपने हिसाब से नहीं बताना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते, सभी रिश्तों की बात नहीं की जा रही, कुछ रिश्ते क्या होते हैं, बहुत गाढ़े हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो जाते हैं। जैसे बच्चों का अपने माता पिता के साथ रिश्ता बहुत मजबूत होता है। अगर कोई अच्छा टीचर है तो बच्चों का टीचर के साथ जो बॉन्ड होता है, जो रिश्ता बनता है वो बहुत मजबूत होता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो कुछ रिश्ते मजबूत तो होते हैं समय के साथ, लेकिन ये कविता में नहीं बताया गया है, कविता में इस पे डिस्कशन नहीं हुआ है। कविता में तो ओल्ड एंड यंग, युवावस्था और बुढ़ापावस्था पे बात हुई है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन बी को टिक नहीं करेंगे, हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि दो ऑप्शन है, जब दूसरा नहीं होगा तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है ऑप्शन ए ही होगा।
ऑप्शन ए को हम लोग देख लेते हैं। वी लाइक डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस इन आवर लाइफ। सही यहाँ पर बताया जा रहा है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या है कविता में? एक है आपका ओल्ड एज और एक है यंग एज। तो यंग एज में क्या होता है? यंग एज में हम सब घूमना और बहुत एंजॉय करना, न्यू न्यू एडवेंचर करना पसंद करते हैं। ओल्ड एज में क्या है? ओल्ड एज में एनर्जी ख़त्म हो जाती है और कैपेबिलिटीज भी नहीं रह जाती हैं। तो ओल्ड एज में हम लोग रेस्ट करना पसंद करते हैं। यंग एज में हम लोग एंजॉय करना, जर्नी करना पसंद करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करना पसंद करते हैं, जो कि हम लोगों ने पोएम में डिस्कस भी किया है। तो इस वजह से हम लोगों का यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट। विकल्प सही है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है? इन वंस यूथ वन विशेष टू। अपने जवानी में, इन वंस यूथ अर्थात अपनी जवानी में, अपनी युवावस्था में एक व्यक्ति या एक जीवित प्राणी क्या इच्छा करता है, उसकी क्या इच्छा रहती है? तो हम लोग विकल्प देख लेते हैं। क्रीप बैक होम टायर्डली। तो उसकी इच्छा ये रहती है कि वो घर पे थका थका है। तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जवानी में तो सब एंजॉय करना पसंद करते हैं। कोई थका हुआ घर पे लौटना पसंद नहीं करेगा, वो तो ढेर सारे एडवेंचर करना पसंद करेगा। तो ऑप्शन ये रॉन्ग। ऑप्शन ए जो है वह गलत हो गया। बी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीट लाइफ एज एन एडवेंचर एंड डिस्कवर द वर्ल्ड, जो कि हम लोगों ने ऊपर कई बार डिस्कस किया हुआ है, पोएम में भी और ऊपर भी अभी भी किया, कि जो युवावस्था में कोई भी जीवित प्राणी होगा तो वो अपने जीवन को क्या करेगा? बहुत ही एडवेंचर के साथ, रोमांचकारी घटनाओं के साथ, क्रियाओं के साथ संदर्भित करने की कोशिश करेगा। मतलब जीवन में रोमांचकारी काम करने की कोशिश करेगा। और डिस्कवर द वर्ल्ड अर्थात अपने आसपास के जो परिदृश्य है, दुनिया है, संसार, पर्यावरण है, उसको जानने समझने की कोशिश करेगा कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं और ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये लोग ऐसे क्यों हैं, यहाँ पे ऐसे लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, और इनकी सभ्यता कैसी है, इनकी संस्कृति कैसी है, इनका खान पान कैसा है, सब जानने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का इसलिए विकल्प भी सही हो गया। अब हम लोग थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड, बाय सेइंग यंग ब्लड मस्ट हैव इस कोर्स द पोएट मीन्स दैट। यहाँ पर जो कवि है वो यंग ब्लड मस्ट हैव इस कोर्स, जो यहाँ पर फ्रेज है, इसका यूज कर रहा है। फ्रेज की स्पेलिंग होती है जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। फ्रेज ये, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्यांश। आपने हिंदी में पढ़ा होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे जिसे सुनाई न देता हो बहरा, जिसे दिखाई न देता हो अंधा, जो बहुत ज्ञानी हो, जो बहुत जानता हो ज्ञानी। तो ये आपने यूज किया ही होगा। तो ये फ्रेज ही है, अर्थात वो एक अर्थ प्रस्तुत करता है, लेकिन वो एक वाक्य नहीं होता है, लेकिन वो अपने में कुछ अर्थ प्रस्तुत कर देता है। तो उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं या वाक्यांश कहते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है, ये फ्रेज है यंग ब्लड मस्ट हैव इस कोर्स, इसका क्या मतलब है? कवि इसका क्या अर्थ लगा के कहना चाह रहा है कविता में? तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। यंग पीपल मस्ट बी अलाउड टू लिव लाइफ एज दे विश, यंग पीपल एंड देयर आइडिया शुड बी वेलकम्ड। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर देखिए शुड बी, मतलब शुड बी वेलकम, मतलब उन स्वागत करना चाहिए। जो जवान व्यक्ति हैं, जवान लोग हैं या जवान लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें जो नए नए विचार आ रहे हैं, हम लोगों को उसका क्या करना चाहिए? हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। तो मतलब स्वागत करना चाहिए, इसका अर्थ ये हो रहा है कि आप करें, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो कविता में तो ये तो नहीं कहा है। यहाँ पर जब मस्ट शब्द लग गया है तो इसका मतलब है कि हाँ अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे भी मस्ट है, तो कॉमन सी बात है, आप ये भी आइडिया लगा के पता कर सकते थे आंसर को। तो यहाँ पर जो यंग ब्लड मस्ट है इस कोर्स है, मतलब जो युवावस्था में जब व्यक्ति होता है तो उसको कोई मतलब क्या होता है, रोक टोक नहीं करनी चाहिए। उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए कि अपने जीवन में उनको समझना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और एडवेंचर करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उनको स्वयं सीखने दीजिए सभी सबक, उनको बार बार रोक टोक मत करिए। इससे बच्चों को क्रोध बढ़ता है, गुस्सा बढ़ती है, और इससे पेरेंट्स और बच्चों में दूरियां बढ़ जाती हैं और रिश्ता
कमज़ोर होने लगते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि नदियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नदियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, तो वो अपनी दिशा स्वयं तैयार कर लेती हैं। और नदियाँ जहाँ पे बहती हैं उनके दिशाओं में देखिए कितने हरे भरे जंगल हो जाते हैं, जहाँ पे ढेर सारे पशु पक्षी और वनस्पतियाँ विकसित होती हैं और जीवन वहाँ फलता फूलता है। तो स्वतंत्र रूप से जीवित प्राणियों को छोड़ देना और उनको स्वयं जीवन में क्या करना है, संघर्ष कैसे संघर्ष से बाहर निकलना है, कैसे आप अपने आप को मजबूत बनाना है, उनको स्वयं सीखने दीजिए, बाहर बात पे उनको रोक टोक ना करिए। तो इस पोएम में यही बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो गया यहाँ पे। अब हम लोग फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में मतलब है यहाँ पर व्हेन ए पर्सन बिकम्स ओल्ड ही सी विशेष, जो जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी क्या इच्छा रहती है। ही सी मतलब कि यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग पेड़ पौधों को भी या एनिमल्स को भी यही सी कैटेगरी में रख सकते हैं। गो होम एंड टेक रेस्ट, मतलब जब कोई बूढ़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अभी भी बताया, कविता में भी बताया था, तो वो घर पे जाके आराम करेगा। अब आराम आज के समय आप देख ही सकते हैं कैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग कर रहे हैं। आजकल किसी के पास समय ही नहीं है, बुजुर्ग लोगों के पास बच्चों को इतना काम मिल जाता है कि बच्चे भी अपने दादा दादी नाना नानी के साथ समय नहीं गुजार पा रहे हैं। और माता पिता पैसे ही कमाने में लगे हुए हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बिगड़ जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पहुंच मोबाइल पे हो चुकी है। हर छोटे से छोटे बच्चे की पहुंच मोबाइल तक हो चुकी है और मोबाइल पर कोई मतलब कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी मोबाइल के माध्यम से बच्चे जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए या जो मतलब रील्स या चलचित्र या मूवीज नहीं देखनी चाहिए वो भी बच्चे देख रहे हैं, और इसलिए बच्चों में क्रोध बढ़ रहा है, बच्चों में संस्कार की कमी हो रही है। तो माता पिता को केवल पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, माता पिता को परिवार में संस्कार पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही वो चीज़ है जो आगे जाके बच्चों को मजबूत मतलब नींव प्रदान करती है। अगर बच्चे कमज़ोर हों तो आप कितना भी धन कमा लीजिए, वो धन बच्चे कहीं ना कहीं वेल्थ रूप से ही व्यय कर देंगे, और फिर बुढ़ापे में बच्चे आपकी भी मतलब सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। तो अपने बच्चों को संस्कार सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर डिस्कस हम लोग करें कि बूढ़े लोग कैसे रेस्ट करें। बूढ़े लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके पास इतना होमवर्क आ रहा है, या बच्चे घूम टहलें बाहर खेलें, अपने दादा दादी नाना नानी को समय नहीं दे रहे हैं, माता पिता कमाने में लगे हुए हैं, परिवार के सदस्य और माताएं काम करती रहती हैं, घर का काम भी बहुत रहता है, पूरे घर को संभालना रहता है माताओं को। वो क्या होती हैं, वो बेस होती हैं, पूरे घर की नींव होती हैं। पिताजी बाहर कमाते रहते हैं और माता घर की नींव संभालती हैं। और इसमें बूढ़े लोग क्या होते हैं, बूढ़े लोग या तो अब बूढ़े लोगों के साथ ही घर पे रहेंगे, मतलब अगर बूढ़े लोग हैं तो वो अपने में ही बातें करेंगे और अपने जवानी के दिनों को याद करेंगे कि पहले के समय कितना सही था, सब सम्मान करते थे, एक दूसरे की आज्ञा सुनते थे, अपने बड़ों के सामने आवाज़ नहीं उठाते थे। और आजकल के बच्चे गाली गलौज हाथापाई कर रहे हैं, और अगर अकेले हैं तो अकेले रहते हैं, आराम करते हैं। तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं, गो होम एंड टेक रेस्ट। यहाँ पर भी ऑप्शन देख लेते हैं, स्पेंड हिज हर टाइम अमॉन्ग लव्ड वन। अब लव्ड वंस के साथ बिताना तो चाहते हैं दादा दादी नाना नानी, अपने पोते पोतियों के साथ समय, अपने बच्चों के साथ, अपने बहू बेटों के साथ समय, बेटियों के साथ और दामाद के साथ समय। लेकिन क्या है कि अब किसी के पास समय ही नहीं है, सब धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको जो असली खुशी है उसका पता ही नहीं है, सब आभासी दुनिया में भाग रहे हैं। मेरी जैसी फीलिंग्स है, मैं वैसा समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पर फिफ्थ वाले को देख लेते हैं हम लोग। वेदर अ पर्सन इज यंग और ओल्ड रिलेशनशिप, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो या जवान हो, उससे क्या होता है, हम लोगों का जो रिश्ता है वो क्या होता है, बिकम्स ओल्ड, हम लोगों का रिश्ता भी बूढ़ा हो जाता है। बिकम्स स्ट्रॉन्गर, अब रिश्ता तो बूढ़ा नहीं होगा, भले कोई व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है, जीवित प्राणी बूढ़ा हो सकता है, रिश्ता बूढ़ा नहीं हो सकता है। रिश्ते क्या हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, गाढ़े हो सकते हैं। तो कविता के माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो बिकम स्ट्रॉन्गर यहाँ पर आप ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेकअप के पार्ट बी को देखते हैं।
यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। बी को कहते हैं रिफर टू द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट को उदाहरण कहते हैं, उदाहरण आप कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको हम लोग सार या अंश या भाग किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा जब हम लोग ले लेते हैं तो उसी को इंग्लिश में हम लोग एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं। जैसे हम लोग ज़मीन से कोई भी मिनरल्स निकालते हैं, कोई भी एलपीजी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मतलब हम लोग किसी भी लेख या किसी भी कविता या किसी भी कहानी, किसी भी चीज़ का हम लोग छोटा सा अंश ले लेते हैं, तो एक भाग ले लेते हैं कोई भी, तो उसी को इंग्लिश में हम लोग एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं। जिसके लिए उदाहरण है, सार, अंश, भाग, हिस्सा, ये शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ये रिफर टू द मतलब नीचे जो ये हिस्सा दिया हुआ है कविता का, इसके को देखिए। रिफर मतलब इसको देखिए, या इसके माध्यम से ही आपको करना है, जो कुछ भी करना है इसके माध्यम से ही करना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और नीचे जो इसके नीचे जो फॉलो मतलब इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं। When all the world is old land and all the trees are brown and all the sport is still land and all the wheels run round। कविता में तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो फिर से देख लेते हैं। इसमें जो कवि है वो एक बूढ़े व्यक्ति के माध्यम से, आप मान लीजिए बूढ़े संसार के माध्यम से कहा जा रहा है। किसको, किसी को कहा जा रहा है, मान लीजिए यंग लोगों को बूढ़े लोग एडवाइस देते हैं। बूढ़े समाज के जो लोग होते हैं वे जवान लोगों को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको परामर्श देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए वही कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक जवान बच्चे को यहाँ समझा रहा है कि बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, व्हेन ऑल द वर्ल्ड इज ओल्ड मतलब जब पूरी ही दुनिया, पूरा विश्व संसार बूढ़ा हो जाता है और सभी पेड़ पौधे, सभी वनस्पतियाँ, पादप जगत, संसार, पेड़ पौधे सभी क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो वो भूरे रंग के होने लगते हैं, कमज़ोर होते हैं, लाठी एकदम सूखी लकड़ी के जैसे बनने लगते हैं, डंठल होने लगते हैं। तो यहाँ पर वही है, एंड ऑल द स्पोर्ट इज स्टिल। इसका मतलब है कि ऑल द स्पोर्ट मतलब खेलने में किसी की कोई रुचि नहीं रह जाती है, यहाँ वहाँ भागने दौड़ने में कोई रुचि नहीं रह जाती है, एक्सप्लोर करने में, नए नए जगहों पे घूमने में कोई रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि क्या होता है, सब थक जाते हैं, सब लोग पुराने हो जाते हैं, तो उनका शरीर भी नहीं साथ देता है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, एंड ऑल द व्हील्स रन राउंड। एंड ऑल द व्हील्स रन राउंड मतलब सब क्या होते हैं, सब मतलब अपने एकदम निम्न अवस्था में पहुंच जाते हैं, एकदम कमजोरी की अवस्था में पहुंच जाते हैं, टूटी फूटी अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्षतिग्रस्त बुरी अवस्था दशा में पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर वही बताता रहा, तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती लोगों में कि वो कुछ करूँ, वो बस आराम करना चाहते हैं बुढ़ापे की अवस्था में। अब हम लोग देख लेते हैं इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं, इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, ए बी सी, हम लोग तीनों को देखते हैं। ए है, डड द वर्ल्ड एक्चुअली ग्रो ओल्ड, व्हाट डड द पोएट मीन बाय दिस। क्या जो संसार है, दुनिया, विश्व है, वह वास्तव में बूढ़ी हो गई थी, एक्चुअली अर्थात वास्तव में या सच में। व्हाट डड द पोएट मीन बाय दिस, और कवि इसका क्या इशारा है, कवि इससे क्या मतलब प्रकट करना चाह रहा है, कवि मतलब क्या कहता है कि उसका अर्थ इससे संबंधित क्या है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस मतलब कि इससे कवि क्या समझता है, कवि इसके लिए क्या अर्थ लगाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इस फ्रेज को तो हम लोगों ने, इस एक्सट्रैक्ट को तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, कविता में समझा है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ए यहाँ पर जो है उसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ए के आंसर को हम लोग देखते हैं। मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर में आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेकअप, आंसर्स बी का पहला। तो पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यहाँ पर
आंसर बी के पहले का ए है, हम लोग देख लेते हैं। द वर्ल्ड डज नॉट ग्रो ओल्ड। जो क्वेश्चन है कि क्या दुनिया वास्तव में बूढ़ी हो गई थी, तो दुनिया वास्तव में तो बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि कुछ समय क्या होता है, बूढ़े लोग भी रहते हैं, जवान लोग भी रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है कि क्या होता है, बदलाव होता रहता है। जवान बूढ़े होते हैं और फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर नए क्या होते हैं, नए लोगों का जन्म होता है प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति में कई माध्यम से नए नए लोगों का, नए नए जीवों का जन्म होता है। जैसे मनुष्यों का जन्म मनुष्यों के माध्यम से होता है, पेड़ पौधों का जन्म पेड़ पौधों के माध्यम से होता है, और पशु पक्षियों का जन्म पशु पक्षियों के माध्यम से होता है। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बी के पहले का ए में ही दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर दे दिया, द वर्ल्ड डज नॉट ग्रो ओल्ड बट दिस वाज एन इमेजिनेशन ऑफ द पोएट। संसार वास्तव में बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन यह कविता में कवि की क्या है, कल्पना है, क्योंकि कविता कल्पनाओं से भरी हुई होती है, इसीलिए हम लोग उसके गहरे अर्थ लगाकर समझते हैं। उसके बाद देखिए, जो दूसरा प्रश्न था, उस पहले ही प्रश्न में दूसरा भाग था, उसको देखते हैं। द पोएट इज हाईलाइटिंग द ओल्ड फेज ऑफ लाइफ वर्ल्ड हियर। कवि क्या कहता है, कवि जो हम लोगों की वृद्धावस्था है, मतलब जीवित प्राणियों की वृद्धावस्था है, उसके बारे में क्या कह रहा है, उसके बारे में क्या कर रहा है, प्रकाश डाल रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या जीवित प्राणी बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी दशा कैसी होती है, उनकी इच्छाएं कैसी होती है, इसके ऊपर कवि प्रकाश डालता है। तो इस एक्सट्रैक्ट में यही है, तो यही क्वेश्चन में पूछा था, तो हम लोगों ने कर लिया पहला। अब हम लोग क्वेश्चन बी को देखते हैं, बी के पहले के बी को। यहाँ पर हम लोगों का बी क्वेश्चन है, वाई डू ऑल ट्रीज अपीयर ब्राउन व्हेन द वर्ल्ड इज ओल्ड। सभी पेड़ पौधे भूरे रंग के क्यों हो जाते हैं, अर्थात कमज़ोर से क्यों हो जाते हैं जब संसार बूढ़ा हो जाता है। और सी है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई ऑल स्पोर्ट इज स्टिल एंड ऑल व्हील्स रन डाउन। यहाँ पर जो ये अपॉस्ट्रोफी का कॉमा है, ये ऑल पे होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे गलती से लगा दिया है, आप करेक्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में अर्थात सी में पूछ रहा है कि कवि इसे क्या अर्थ दिखा रहा है, मतलब क्या अर्थ है कवि का इस जो फ्रेज है, ऑल स्पोर्ट इज स्टिल और ऑल व्हील्स रन डाउन, इससे कवि का क्या आशय है, क्या अभिप्राय है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने आंसर को देख लेते हैं, बी को देखते हैं पहले। ऑल ट्रीज अपीयर ब्राउन व्हेन द वर्ल्ड इज ओल्ड। सभी पेड़ पौधे भूरे हो जाते हैं, अर्थात वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो वो भूरे क्यों हो जाते हैं, ये प्रदर्शित करता है, दिखाता है, सिग्निफाइड द लैक ऑफ यूथ एनर्जी पोटेंशियलिटीज इन द वर्ल्ड। यह प्रदर्शित कर रहा है, इसका अभिप्राय है कि जो विश्व है, संसार है, उसमें युवावस्था के गुणों की कमी हो गई है। मतलब क्या कमी हो गई, अर्थात युवावस्था के गुणों की कमी हो गई, अर्थात वृद्धावस्था के गुणों की वृद्धि हो गई। जब एक की कमी होगी तो एक की वृद्धि हो जाएगी, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर यही प्रदर्शित कर रहा है कि यह जो संसार है वो क्या हुआ है, उस एक्सट्रैक्ट में बूढ़ा हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ यूथ अर्थात जवानी के समय को वहाँ पर नहीं प्रदर्शित किया गया है, उसकी कमी है, यही प्रदर्शित हो रहा है, कवि का यही मतलब है इस क्वेश्चन में। अब हम लोग सी को देखते हैं। ऑल स्पोर्ट इज स्टेल एंड ऑल व्हील्स रन डाउन। इसका अर्थ कवि लगाता है कि मीन दैट देयर इज नो एक्साइटमेंट, जील ईटीसी एंड एनर्जी, पैसन ईटीसी। आप एक्साइटमेंट लिखिए या जील लिखिए, एक ही बात है। यहाँ पर एनर्जी लिखिए या पैसन लिखिए, एक ही बात है। इसलिए मैंने ईटीसी लगा दिया, क्योंकि इसमें तो हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को लिख सकते हैं। फॉर एडवेंचर्स, एडवेंचर्स के बाद आप लिख सकते हैं क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, या एडवेंचर्स लिखिए या ये लिखिए, जैसी आपकी इच्छा। इन द ओल्ड एज ऑफ लाइफ, जैसा कि हम लोगों ने कविता में डिस्कस किया ही हुआ है सब कुछ, और अभी भी डिस्कस किया था कि वृद्धावस्था में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती घूमने की, कहीं जाने की, लोगों से मिलने की, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है।
वृद्धावस्था में, तो इसलिए आराम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि वृद्धावस्था में क्या पसंद करते हैं, और इसका अर्थ है यही लगता है वृद्धावस्था में कि शक्ति नहीं है, क्षीण हो जाती है शक्ति, तो एक जगह के हो जाते हैं लोग, कोई भी हो, जीवित प्राणी हो, जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोगों ने पहले पार्ट को कवर कर लिया। अब बी के दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसको देखते हैं। गॉड ग्रांट यू फाइंड वन फेस डियर यू लव्ड व्हेन ऑल वाज यंग। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, हम लोगों को इसके आंसर देने हैं। देख लेते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट डज अ पर्सन फील लाइक डूइंग ऑन ग्रोइंग ओल्ड, वेयर विल ही सी गो एट दिस टाइम। कोई व्यक्ति जब बूढ़ा होने लगता है तो उससे कैसा अनुभव होता है, वो क्या महसूस करता है, और फिर बूढ़ा होने पर वह कहाँ पर जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष जाति हो, जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव सभी सम्मिलित हैं। हु विल ही सी फाइंड व्हेन ही सी रीचेज देयर। जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है तो वह किसको प्राप्त करता है वहाँ पर। What does the poet hope a person finds unchanged in one's old life? कवि क्या आशा करता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या अपरिवर्तित पाता है, जब अपनी जीवन के वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो वह क्या अपरिवर्तित पाता है। कवि किस बात की आशा करता है कि कोई व्यक्ति अपरिवर्तित पाएगा अपने जीवन के वृद्धावस्था में। अब हम लोग इस के तीनों पार्ट ए बी सी के आंसर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखे हैं। बहुत मेहनत लगती है मोबाइल पे लिखने पे, और इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया, पर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं। अगर आपको ये सब हेल्प करे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मोबाइल से काम करना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है और मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी रहती है। हम लोग आंसर्स को देख लेते हैं। ए, अ पर्सन फील्स लाइक ब्रोकन डाउन, लाइफलेस, एनर्जीलेस, ईटीसी। यहाँ पर आप ब्रोकन डाउन लिख सकते हैं, या लाइफलेस लिख सकते हैं, या एनर्जीलेस लिख सकते हैं, कोई एक लिखिए। ईटीसी मतलब ढेर सारे शब्द हम लोग और भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हैं, साइनोनिम्स हो सकते हैं इसके, तो इसलिए मैं यहाँ पर ईटीसी शब्द जो है उसको यूज़ कर लेता हूँ। मतलब जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो टूटा हुआ सा महसूस करता है, थका थका सा, कमज़ोर सा, हारा हुआ सा महसूस करता है कि उसमें जीवन जीने की उमंग नहीं है, जोश ऊर्जा नहीं है। ऑन ग्रोइंग ओल्ड ही सी विल गो टू होम एंड टेक हिज हर प्लेस रेस्ट। और फिर बूढ़े अवस्था होने पर वो क्या करते हैं, वे आराम करते हैं, घर पे जाते हैं, वो अपने घर पे ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे के घर पे उनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती। अपने भी घर पे ज़्यादा सुविधाएं आजकल मैं देखता हूँ बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को नहीं मिलती। एक कोने में उनको फेंक दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है, उनको एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है। उचित रूप से वहाँ पे ना बिजली की व्यवस्था होती है, ना उनको समय पे भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं आजकल के बच्चे, कोई ध्यान भी नहीं देता। वे भी बेचारे शांति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और अपने जवानी के सुंदर दिनों को याद करते हैं कि उनके माता पिता उनको कितना प्रेम करते थे, और अब उनके बच्चे उनको वो ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल के बच्चों को संस्कार देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि धन तो आप कितना भी कमा लीजिए पर सुकून आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप अच्छे काम ना करें। भले ही कितनी मुश्किल हो, आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर पहला वही है, रेस्ट करते हैं। बी को देखते हैं। व्हेन ही सी रीचेज देयर होम, जब वो लोग बूढ़े लोग थके हारे घर पे पहुंचते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों से भी बहुत लोग काम करवाते हैं, बाजार से सब्जी लाइए, ये करिए, वो करिए, गाय गोरू को यहाँ वहाँ करिए। बहुत काम मैं देखता रहता हूँ अपने समाज में। आप भी देख सकते हैं, क्योंकि हम सब समाज में ही रहते हैं, और कैसा समाज है आप सबको पता है। यहाँ पे कन्याओं की को आजकल किस नज़र से लोग देखते हैं, उनकी सुरक्षा कैसी है, सब लोग देख ही रहे हैं। लेकिन हम लोगों को स्त्रियों का बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे तो भविष्य में आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी पत्नी होगी, तो जब आप सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा, क्योंकि शुरुआत तो किसी को करनी ही होती है। तो हम सबको अपने वाणी पर अपने जो मन है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। डेली आप 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए एक फिक्स टाइम पे।
तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा और आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इससे आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जब वे घर पे पहुँचते हैं थके हारे, तो वे क्या करते हैं, वे या तो घर पे अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, क्योंकि अगर बूढ़े पति पत्नी है तो साथ में बात करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे। और अगर मान लीजिए किसी बूढ़े दंपत्ति में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो दूसरा बेचारा अकेला ही रहता है, गुमसुम। तो ओल्ड कंपेनियंस के साथ रहेंगे या अकेले रहेंगे खोए खोए से, और कोई सुनने वाला नहीं तो शांत रहते हैं। सी क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। द पोएट होप अ पर्सन फाइंड्स अनचेंज इन वंस ओल्ड डेज। फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको अपने जवानी के समय के दिन याद आते हैं कि माता पिता कितने अच्छे थे पहले के, उनको कितना प्यार करते थे, लाड करते थे, उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। और आजकल के बच्चे, जिन बच्चों की उन्होंने इच्छाएं पूरी की, हुए बच्चे उनको ज़रा सा भी सम्मान नहीं करते। यही सब सोचते रहते हैं कि वे क्या यहाँ पर है, अनचेंज इन वंस ओल्ड एज इज हिज हर यूथ। फिर वे अपने जवानी के दिनों को नहीं भूल सकते। वृद्धावस्था में तो मुश्किलों में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो इसलिए वो उसको जीना ही पसंद नहीं करते। कोई भी जीना नहीं पसंद करता वृद्धावस्था की अवस्था को। सभी लोग बस जवान ही रहना चाहते हैं। तो यही नहीं बदलता है, बाकी सब तो बदल जाता है, क्योंकि जवानी के दिनों की याद तो सबके बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। सी पार्ट जो है बी का ही सी है। यहाँ पर बी का सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सॉरी, मतलब कॉम्प्रिहेंशन चेकअप का ये जो सी पार्ट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दो प्रश्न है। हाउ डू मैन व्यूज चेंज विद टाइम। मानव का क्या मानव का व्यूज, उसके जो मतलब मानव व्यूज मतलब होता है कि, यहाँ पर व्यूज क्लियर नहीं हो रहा है। व्यूज मतलब होता है कि वो कैसी उसकी सोच है, किसी की कैसी सोच है किसी को लेके, या किसी विषय को लेके उसके कैसी भावनाएं हैं, कैसे व्यूज हैं, कैसी इच्छा है, कैसी सोच है, तो इसी को व्यूज कहते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि आपको याद रहता है या आपको आता रहता है, आप लेकिन तुरंत नहीं बता पाते। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार। तो व्यूज का हिंदी अर्थ होता है, आप समझ सकते हैं कि मनोदशा, उसकी इच्छा कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उससे संबंधित उसकी सोच कैसी है। तो यही किसी मानव की सोच समय के साथ कैसे परिवर्तित होती है, कैसे बदलती है, यही पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ, एट व्हाट, तब पर भी हु विल ऑलवेज रिमेन द सेम और बिकेम इवन डियरर एट टाइम रोल्स बाय। और जैसे समय बीतता है, इसके बावजूद जब समय बीतता है या अवस्था आगे बढ़ती जाती है, ढलती जाती है, तो भी कौन ज़्यादा डियरर हो जाता है, मतलब प्रिय हो जाता है, प्यारा हो जाता है। ये पहला प्रश्न है हम लोगों का। दूसरा प्रश्न यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। फिर से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है, अर्थात कविता। हम लोगों ने कविता के पाठ को देख रहे हैं, तो कविता का ही एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर एक हिस्सा दिया हुआ है। यहाँ पर हिस्सा है, देखते हैं हम लोग। दे हैव फॉर बूट एंड हॉर्स लैंड। जवानी के समय का बताया जा रहा है। एंड राउंड द वर्ल्ड अवे यंग ब्लड मस्ट हैव स्कोर्स लैंड एंड एवरी डॉग इज डे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कोई जवान होता है, कोई जीवित प्राणी जवान होता है, तो वो नए नए चीज़ों को जानने समझने के लिए उत्तेजित रहता है, लालायित रहता है। अपने ज्ञान से, अपने शक्ति से, बाहुबल से बहुत चीज़ें वो करना चाहता है अपने जवानी के दिनों में। एंड एवरी डॉग हिज डे, मान सकते हैं कि सभी में जवानी का समय आता है। जवानी का समय कोई लिमिट, मतलब उसकी इनफाइनाइट लिमिट तो होती नहीं कि अनंत होती है। तो जवानी भी एक सीमित समय तक रहता है। तो इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि क्या है, मतलब एंड एवरी डॉग हिज डे, अर्थात सभी के पास जवानी का समय होता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, भागते रहते हैं अपने जवानी के दिनों में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। आज के समय की बात बता रहा हूँ। अधिक से अधिक धन कमा लें, अधिक से अधिक ज़मीन जायदाद इकट्ठा कर लें, इसी में लगे पड़े हैं। तो लेकिन यहाँ पर कविता का माध्यम अगर आप सही अर्थों में अपने बच्चों को बताना चाहें, तो आप समझा सकते हैं कि
जवानी के दिनों में अधिक से अधिक हम लोगों को क्या संसार को जानने समझने में लगाना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने लिए सही निर्णय ले सकें, सही दिशा में जा सकें। अब हम लोग इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, पर आप देख सकते हैं। आंसर सी, आंसर 1, द मैन्स व्यूज चेंज विद टाइम। मानव का जो मनोभाव है, विचार है, वो बदल जाता है विद टाइम, समय के साथ। बाई एक्सपीरियंसेस, उसके अनुभव जैसे जैसे होते हैं, क्योंकि जैसा आपका अनुभव रहेगा आपको वैसा ही आपके विचार बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप दो फ्रेंड हो, तो एक फ्रेंड मान लो पढ़ने में तेज़ है और एक फ्रेंड मान लीजिए उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, पढ़ने में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता है। तो जो बच्चा तेज़ है उसको मान लेते हैं कोई टीचर है, तो उसको वो टीचर अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो पढ़ने में तेज़ है, तो उसके टीचर पढ़ा लें, उसको मज़ा आएगा, तो वो उस टीचर को पसंद करेगा। लेकिन वहीं पे उसका दूसरा फ्रेंड, जो कि उसका फ्रेंड ही है, उसको पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए वो टीचर क्या है, वो टीचर के लिए उस बच्चे के जो व्यूज हैं वो अलग होंगे, और उसी टीचर के लिए उस बच्चे के फ्रेंड जो कि तेज है उसके व्यूज अलग होंगे। तो ये कैसे हो रहा है, ये उनके अनुभवों से हो रहा है। उन सॉरी, यहाँ पर ये बैक हो गया था। तो ये कैसे हो रहा है, ये उनके अनुभवों से हो रहा है, बच्चों के अनुभवों से हो रहा है। तो किसी व्यक्ति के अनुभव से ही उसके भाव बदलने लगते हैं समय के साथ। और अनुभव किस समय के होते हैं, यंग एंड ओल्ड फेज ऑफ लाइफ, जीवन के जवानी के दिनों के अनुभव और बुढ़ापे के दिनों के अनुभव होते हैं। जैसे कि जवानी में जैसे हम लोगों ने कई बार अभी डिस्कस किया कि आजकल बूढ़े लोग अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं और सोचते हैं कि उनके माता पिता उनको कितना प्यार करते थे, और बूढ़े समय की उनकी यादें क्या होती हैं कि आजकल के जो उनके बच्चे हैं उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको उनको प्रेम से बात भी नहीं कर रहे हैं, उनको दो वक्त का भोजन भी सही से नहीं दे पा रहे हैं, समय से नहीं दे पा रहे हैं, और इतनी बातें सुना के मिल रही हैं। तो यही है एक्सपीरियंस, यही है मानव का क्या है, मानव के जो विचार हैं, भाव हैं, वो बदल रहे हैं समय के साथ। यही पहले प्रश्न का उत्तर है हम लोगों का। एट, तब पर भी मैंस यूथ फेज पीरियड, या फेज लिखिए या पीरियड लिखिए, एक ही बात है, विल ऑलवेज रिमेन द सेम और बिकम इवन रियलर एट टाइम रोल्स बाई। और जैसा कि समय बीतता जाता है, वृद्धावस्था में लोग पहुंचते जाते हैं, तो क्या होता है, सभी लोग अपने जवानी के दिनों में जो उनके साथ अच्छी घटनाएं घटित हुई हैं उसी के विषय में सोचते रहते हैं, अच्छी यादें सोचते रहते हैं, और यही अच्छी यादों के सहारे वो अपने वृद्धावस्था में रहते हैं, और इसलिए ये इवन रियल हो जाती है और बहुत प्यारी हो जाती है बाकी सभी लोगों से। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। तो कविता में आप समझ सकते हैं कि सभी को अपनी जवानी के दिनों को बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 2 के आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों का ये क्वेश्चन है, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में बोले एक्सप्लेन और एक्सट्रैक्ट हो, तो आपको वो उसको 3 स्टेजेस में कंप्लीट करना पड़ता है। वो 3 स्टेजेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 3 स्टेज में कवर करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रिफरेंस, सेकेंड पार्ट होता है कंटेक्स्ट, और जो थर्ड पार्ट है एक्सप्लेनेशन होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। रेफरेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है वैसा ही है। तो इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस में लिखते हैं कि किस हिस्से से जो ये कविता हम लोगों की है वो मतलब किस हिस्से से ली गई है, उसके कवि कौन है या उसके ऑथर कौन है, ये हम लोग लिखते हैं। तो हम यहाँ पर हम लोग रेफरेंस में देख लेते हैं। These lines have been taken from the poem Young and Old composed by Charles Kingsley। तो यह जो कविता की ये जो पंक्तियाँ हैं, लाइंस अर्थात पंक्तियाँ या स्टैंजा भी आप लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। तो ये जो है ली गई हैं यंग एंड ओल्ड कविता से, और इसकी रचना की है चार्ल्स किंसले ने। ये एक इंग्लिश पोएट हैं, मतलब इंग्लैंड के पोएट थे। इंग्लिश अर्थात इंग्लैंड, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप पढ़ते हैं तो वो इंग्लैंड की कंपनी है, तो इसलिए उसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं,
या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग कंटेक्स्ट लिखते हैं। कंटेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं कि जो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जो मतलब हिस्सा दिया हुआ है कविता का, उसमें किस विषय पे बात हुई है, तो वही लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं इन गिवन स्टैंजा, इस स्टैंजा को हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं या दोहा कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इन गिवन स्टैंजा, स्टैंजा क्या होता है मैंने आपको पोएम वाले एक्सप्लेनेशन के वीडियो में बताया हुआ है। In given stanza, the poet describes about the young age potential of the world life। अगर आप दुनिया मानिए यंग एज का, तो आप लाइफ ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप वर्ल्ड लिखिए या लाइफ लिखिए। मतलब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है, युवावस्था के समय के गुणों को, शक्तियों को, सामर्थ्य को बता रहा है इन पंक्तियों में। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या। द पोएट डिस्क्राइब दैट द वर्ल्ड यूथ फेज, जब दुनिया, जो कि जवानी के समय की दुनिया है, इट फुल ऑफ एनर्जी, वो पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरी रहती है, कैपेबिलिटी, उसमें बहुत संभावनाएं रहती हैं, पोटेंशियल शक्ति रहती है, क्यूरियोसिटी मतलब सामर्थ्य शक्ति रहती है, क्यूरियोसिटी जिज्ञासुपन रहता है, मतलब बहुत लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। या तो है क्यूरियासिटी के बाद ये एक स्लैश है, या ईगरनेस लिख लीजिए, वैक्यूलता रहती है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, क्यूरियासिटी लिखिए या ईगरनेस लिखिए, जील उत्साह रहता है, etc। मतलब ढेर सारे शब्द हम लोग लिख सकते हैं, तो आप जितना आपको ज़रूरी हो लिख लीजिए, क्योंकि ये सभी जवानी के समय के गुण हैं ही, सभी में होते हैं। टू नो, जानने के लिए, टू नो द ईच एंड एवरी थिंग इन द वर्ल्ड, और संसार के अधिक से अधिक, ईच एंड एवरी मतलब सभी तो संभव नहीं है, अधिक से अधिक इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कई तरीके से शब्दों का हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं। तो जब जवानी के समय में कोई भी जीवित प्राणी होता है, वो अधिक से अधिक चीज़ों को जानने समझने के लिए लालायित रहता है, उत्सुक रहता है, कि उसके अंदर जो ऊर्जा है वह उस ऊर्जा से अपने आप को बेहतर बना सके, लोगों को जान समझ सके, संसार को, दुनिया को जान समझ सके। यही है बिफोर इज ओल्ड, वह बूढ़ा होने से पहले, दैट इज यूथ पीरियड पास्ड अवे, कि जवानी, या तो ये बिफोर इज ओल्ड लिखिए या तो यूथ पीरियड पास्ड अवे लिखिए। दैट इज मतलब या तो इसी तरह, या वही उसका ही अर्थ है। तो या तो ये लिखिए या तो ये। यूथ पीरियड पास अवे मतलब बुढ़ापा आ गया, तो ओल्ड हो गया, मतलब जवानी का समय बीत गया। यही हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन को देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद यहाँ पे ग्रामर इन यूज है। ग्रामर इन यूज अर्थात जो व्याकरण हम लोग प्रयोग करते हैं, व्याकरण में प्रयोग, ग्रामर इन यूज, प्रयोग में जो हम लोग व्याकरण लाते हैं, उससे यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, हम लोग देख लेते हैं। कंजक्शंस आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, क्लासेज एंड सेंटेंसेस बिसाइड्स कंजक्शंस सच एज and, or, but, so and so on, ws dash conjunctions too are commonly used to join clauses and sentences। यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंजक्शंस है, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग संयोजक कह सकते हैं, या जोड़ कह सकते हैं, या संगम, मेल, समुच्चय, कुछ भी आप प्रयोग करके कह सकते हैं। सामान्यतः इसको हम लोग संयोजक कहते हैं। मतलब जो जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है, एक समुद्र में बांधने का काम करता है, मतलब संगम बनाता है, ऐसे शब्दों को हम लोग कंजक्शंस कहते हैं या संयोजक कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं शब्दों को जोड़ने के लिए, क्लॉजेट को जोड़ने के लिए। क्लाज क्या होते हैं, क्लाज को हम लोग उपवाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, तो इनको जोड़ने का काम, दोनों को जोड़ के एक हिस्सा बना देते हैं, तो एक कंजक्शन का काम होता है। तो ये दोनों क्लाज हो गए, उपवाक्य हो गए। तो वाक्यों के भी छोटे छोटे खंडों को हम लोग उपवाक्य, क्लॉज कहते हैं, या जिसको आप खंड, पद, चरण भी कह सकते हैं। जैसे एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, किसी वाक्य के छोटे छोटे हिस्सों को, किसी वाक्य को कई टुकड़ों में तोड़ देना, फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों को वापस पुनः जोड़ के एक संपूर्ण वाक्य की रचना कर देना, वो देना क्या है, वो सेंटेंस है, ये क्लॉज है। तो क्लॉज को हम लोग कंजक्शन के हेल्प से जोड़ते हैं, संयोजक के सहायता से जोड़ते हैं। यहाँ पर वही बताया जा रहा है। और वाक्यों को, एक वाक्य दूसरे वाक्य आपस में जोड़ने में भी प्रयोग होते हैं कंजक्शन। बिसाइड्स कंजक्शंस, कंजक्शन के अलावा, बिसाइड्स मतलब अलावा,
जैसे कि सच एज अर्थात जैसे कि एंड और अथवा बट लेकिन सो मतलब इसलिए सो ऑन और इसी तरह। डब्ल्यू एच मतलब जो वर्ड डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं वो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड कहलाते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली ये एक डैश है, आप समझ सकते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली में क्या हो सकता है, वेन हो सकता है, वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, हु हो सकता है, वाई हो सकता है। तो ये सब डब्ल्यू एच फैमिली है, इसके बारे में आप ग्रामर में पढ़ते होंगे। ये लोग सामान्यतः क्या होते हैं, ये लोग सामान्यतः क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं शब्दों को, क्लॉजेज को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। अब हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है इसकी भी हिंदी को हम लोग समझ लेते हैं। कम्युनिकेटिव हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था, मिलनसार अभिव्यक्तिशील, जो मतलब ऐसा लगे कि आपसे कोई बात कर रहा है, कोई आपसे डिटेल में आपको समझा रहा है सब कुछ, तो इसी को हम लोग कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली। यहाँ पर जो है वही सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाउ इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ कंजक्शन। हाउ भी क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली में ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डब्ल्यू एच शुरू में नहीं आता है, इसमें डब्ल्यू एच मतलब साइड साइड में आते हैं, लेकिन तो भी इसको हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली का कंजक्शन मानते हैं, संयोजक मानते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को कंजक्शन ही यूज करना है। फिर डी है, fill in the blanks with the WH conjunctions given in the box below. You may use some of these conjunctions more than once. मतलब नीचे जो ये डिब्बा है, बॉक्स है, इसमें WH कंजक्शन दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके आपको नीचे जो यहाँ पर शब्द दिए, मतलब नीचे जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं या नीचे जो नंबरिंग करके जो क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं इसमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। और जो उचित डब्ल्यू एच फैमिली का जो उचित कंजक्शन हो उसी को प्रयोग करना है। यहाँ पे हम लोगों ने ये सब देख ही लिया है। डब्ल्यू एच कंजक्शन फैमिली के कंजक्शन से हुए मतलब कौन, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, वाट मतलब क्या, हो मतलब कौन। तो अब हम लोग देखते हैं अपने आंसर्स को, मैंने फिल करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द डॉग विच हैड दोज फ्लॉपी ईयर्स इज माइन, मतलब कि वह कुत्ता, वह पपी जिसके, विच मतलब जिसके कान फ्लॉपी हैं। फ्लॉपी मतलब क्या, फ्लॉपी मतलब होता है झुके हुए, मतलब लटकते हुए। जिस डॉगी के कान लटके हुए हैं वह डॉगी मेरा है। तो जिस डॉगी के मतलब हुए से यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। सेकंड को देखते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई राम इज एट इन द टाउन, क्या तुम जानते हो राम अभी तक शहर में क्यों रुका हुआ है। ये हम लोग वाई लिखेंगे, यहाँ पे वाई ज़्यादा सुइटेबल हो रहा है इसलिए वाई लिखेंगे। डज एनीवन नो वेयर आर वी गोइंग फॉर द पिकनिक, क्या कोई जानता है कि हम लोग कहाँ पे पिकनिक मतलब मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। पिकनिक को सैर सपाटा भी बोल सकते हैं। तो कहाँ पे मतलब वेयर। तो फोर्थ को देखते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर आई हैव केप्ट माई प्लेइंग कार्ड्स, मैं भूल गया हूँ, मैं नहीं जानता कि मैंने अपने ताश के पत्तों को, खेलने के लिए जो पत्ते हैं उनको कहाँ रख दिया है। कई बार आप सामान रख के भूल जाते हैं, तो वेयर मतलब कहाँ रखा था। He did not realize, फिफ्थ में, he did not realize why his mother had made him join the music class when he did not enjoy it at all. उसे अभी तक नहीं पता चला, नहीं समझ आया कि उसकी माँ ने उसको संगीत की कक्षा में क्यों भेजा था जबकि उसको संगीत में जरा से भी रुचि नहीं थी। वाई मतलब क्यों। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा, हाउ कि कैसे ऑपरेट द कैमरा, टू ऑपरेट द कैमरा मतलब कैमरा को कैसे प्रयोग किया जाता है, कैमरा को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, हैंडल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको मैं तुम्हें बताऊंगा। तो हाउ मतलब कैसे। यहाँ पर जब मैं स्कूल में था, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, तब मैंने ये चैप्टर को पढ़ा के बच्चों को समझा दिया था, क्योंकि क्लास में बताना आसान होता है, वहाँ पे आपको मोबाइल पे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, तो इजली वे में मैं बता देता हूँ। लेकिन मोबाइल पे बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है और मोबाइल पे बहुत ही सुइटेबली मतलब आराम से नहीं बन पाता सब कुछ। तो यहाँ पर तब मैंने ये बच्चों को यहाँ पर होमवर्क दिया हुआ था, आप देख सकते हैं 2022 का डेट है ये।
यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग है। क्रिएटिव अर्थात रचनात्मक, मतलब जब आप सीखते हैं तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, आप उन आइडियाज़ का प्रयोग करके कुछ करते हैं, तो उसी को हम लोग क्रिएटिव राइटिंग मतलब क्रिएटिव वर्क कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग हम लोग को करनी है, मतलब आपको कुछ निर्माण रचना करनी, संरचना करनी है, मतलब निर्माण करना है, मतलब लेख का निर्माण करना है आपको किसी संरचना का निर्माण नहीं करना है। मतलब आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कहेंगे, रचनात्मक लेखन। तो यहाँ पर ई को देखते हैं। डू यू हैव अ फ्रेंड हु हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट? क्या आपके पास कोई एक मित्र है जिसने आपकी बहुत सहायता की है? हैव यू बीन अ ट्रू फ्रेंड टू हर हिम? चाहे वो कन्या हो, चाहे वो मतलब आपका मतलब लड़का हो या लड़की हो, अगर वो आपका सच्चा मित्र है तो क्या आप भी उसके सच्चे मित्र बने? मतलब उसके साथ धोखेबाजी नहीं की आपने, आप भी उसके सच्चे मित्र हैं। हाउ हैज़ योर फ्रेंडशिप ग्रोन सिंस द टाइम यू फर्स्ट मेट ईच अदर? जब आप पहली बार मिले थे उसके बाद से आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता, आपकी जो संबंध है वो कैसे मतलब ग्रो किया, मतलब कैसे वो मजबूत हुआ समय के साथ? राइट आउट द डिटेल्स इन 100 to 150 वर्ड, और इसके बारे में जानकारी दीजिए। डिटेल्स, राइट आउट द डिटेल्स, मतलब कैसे आपकी मित्रता इतनी गाढ़ी मजबूत हुई, कॉन्क्रीट हुई, तो उसके बारे में ही जानकारी देना है 100 से 150 शब्दों में। तो यहाँ पर मैंने ये तो HW दिया था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया, लेकिन मैंने आपके लिए कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने अपना ही लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग को आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन आंसर ई। माई सेल्फ अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, मतलब कि मैं अभिषेक कुमार श्रीवास्तव। आई हैव 3 ब्यूटीफुल बेस्ट फ्रेंड्स। में आप बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है, लेकिन मेरे पास 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए मैंने, आप बेस्ट लिखिए या मत लिखिए। आई हैव 3 ब्यूटीफुल बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे सुंदर 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे। आई कॉल देम एज RNA कॉमनली, मैं उन तीनों के नाम के पहले लेटर्स को मिलाकर कॉमनली रूप से RNA बुलाता हूँ उनको अपना। आई ऑलवेज बी लॉयल टू देम, और मैं हमेशा उनके साथ वफादार रहता हूँ, हमेशा मतलब उनके साथ ईमानदारी से पेश आता हूँ, कभी उनको धोखा नहीं देता। आई एम स्पिरिचुअल केयरिंग एंड इमोशनल पर्सन, मैं बहुत धार्मिक और मतलब ध्यान रखने वाला और भावनात्मक रूप वाला व्यक्ति हूँ। I care, love and give every advice to them for their good safety and progress in their life। मैं अपने तीनों जो फ्रेंड्स हैं, मतलब RNA जिसको मैं कॉमनली बुलाता हूँ, उन सभी को मैं सलाह देता रहता हूँ उनके अच्छाई के लिए, कि उनके लिए क्या सही है, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके जीवन में उन्नति के लिए कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिससे कि वो जीवन में सफल हो, आगे बढ़ें। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई मेट विद देम थ्रू स्कूल, मैं उनसे विद्यालय में मिला था। दे ऑल्सो गिव एडवाइसेस टू मी, वे भी मुझे सलाह देते हैं कि क्या सही है, क्योंकि जब अच्छे दोस्त होते हैं तो मित्र एक दूसरे को सलाह देते हैं। टू मी फॉर माई वेलफेयर, मेरे अच्छाई के लिए, मेरे भलाई के लिए और मेरे जीवन में सफलता के लिए वे भी मुझे सलाह देते हैं। वी स्पेंट लवली मोमेंट्स, हम लोग साथ में बहुत ही शानदार, खूबसूरत, अच्छा समय पल बिताते हैं, अच्छा वक्त बिताते हैं। with each other by talking and showing love, respect, gratitude etc। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, पल बिताते हैं, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को अपना प्यार, सम्मान और ग्रेटिट्यूड मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि मतलब सम्मान के जैसा भावना अपनी प्रदर्शित करना, कि आप मेरे साथ हैं, मैं इससे बहुत अभिभूत हूँ, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, etc इत्यादि। वी ऑल 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैव ग्रेट गोल्स फॉर आवर फ्यूचर, और हम सभी के भविष्य के लिए बहुत ही शानदार क्या है, बहुत ही शानदार सपने हैं। गोल्स मतलब इच्छाएं हैं कि हम लोग अपने भविष्य में, अपने जीवन में सभी ये सब अच्छे काम करें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं,
वी शेयर एवरीथिंग विच ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ सभी बातें शेयर करते हैं, और जो भी चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत होती है एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं, बांटते हैं हम लोग। ये नहीं कि झूठ बोलते हैं, हम लोग बहुत लॉयल फ्रेंड्स हैं। देयर इज़ नो सीक्रेट बिटवीन अस, हम लोगों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है, हम लोग सभी अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं। We celebrate festivals, important occasions with each other with great joy, happiness, pleasure and gratitude. हम लोग सभी त्यौहार, पर्व आदि सब कुछ एक दूसरे के साथ बहुत ही उत्साह उमंग के साथ मनाते हैं, खुशियों के साथ मनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि के साथ मनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वी ऑल फोर बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग सभी जो 4 परम मित्र हैं, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे मित्र हैं। टॉक एंड डिस्कस टू ईच अदर बिफोर डूइंग एनीथिंग, हम लोग कोई भी काम करने से पहले आपस में सब लोग बात करते हैं, और तब जब बात करते हुए एक डिसीजन पे, एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, जिससे कि जो हम लोग आगे करने वाले हैं उससे बेटर रिजल्ट हम लोगों को मिले, तब जाके हम लोग काम करते हैं। ये नहीं कि हम लोग अकेले में फैसला ले लेते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसके प्रॉस क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं, मतलब इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, जो अगर हम लोग करेंगे तो ऐसे डिस्कस करते हैं तो ऐसे बेटर अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, और भी बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा। आप भी अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है बाय ऑल दिस, और इन सब वजहों से आर रिलेशनशिप हैव बीन ग्रोन स्ट्रॉन्गर एंड डीपर बाय द पासेज ऑफ टाइम, और इन वजहों से हम सब का रिश्ता समय के साथ बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा मजबूत हो गया है, मतलब मजबूत हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा उनमें क्या है, उनमें ठहराव, उनमें भरोसा आया है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने इस चैप्टर को देख लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे चैप्टर को देख लिया। यहाँ पर यंग एंड ओल्ड, मैं जब स्कूल में था तो मैं इसको कई तरीके से पढ़ाता था। वर्ड मीनिंग्स को देख सकते हैं, यहाँ पर तो केवल मैंने इंग्लिश में लिखा है, स्कूल में मैं हिंदी में भी लिखता था। वर्ड मीनिंग्स को आप देख सकते हैं, मैंने अपने से लिखे हैं, जो 10 वर्ड्स हैं उनको वर्ड मीनिंग शब्दार्थ। लैड पहला है, इसके लिए यंग मैन, ब्लॉक, यंगस्टर, लैडी, स्ट्रिपलिंग इत्यादि इन शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी का मतलब होता है युवावस्था में जो पुरुष जाति होती है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड वर्ड है लैड, यंग, ये लैड का ही फेमिनिन फॉर्म है लैड, इसके लिए यंग गर्ल, लैसी, सिक, मैडन, डैमसेल इत्यादि आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सभी का एक ही अर्थ है, युवती, जवान, कन्या, कुमारी। हे, इसके लिए हुर्रा, हुर्रे, चियर, हुप, सुपर्ब, वंडरफुल इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इनका भी वही अर्थ है, उत्साह, उमंग, जोश, खुशी में है हम लोग कहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यंग ब्लड अर्थात युवावस्था के समय में जो जोश होता है। यंग पीपल, यूथफुल, फ्रेश ब्लड, यंग जनरेशन इत्यादि इन शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। ये सब हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, पर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हैव स्कोर्स मतलब उनको उनके प्राकृतिक रूप से जो भाव होता है उसमें उनको अलाउ कर देना, मतलब उनको रोक टोक ना करना। अलाउ समथिंग टू गो ऑन नेचुरली, प्रोसीड, कंटिन्यू, प्रोग्रेस, टेक इट्स नेचुरल पाथ इत्यादि। वही है कि उनको छेड़छाड़ ना किया जाए, प्राकृतिक रूप से उनको जीवन में आगे बढ़ने दिया जाए। कोई भी जीवित प्राणी है, नदियाँ भी हैं, कोई भी है तो। स्टिल, ओल्ड, ड्राइड आउट, पास्ट इज बेस्ट, रॉटेन और डिकेड, नो लॉन्गर न्यू एंड इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इत्यादि इन फ्रेजेज या वर्ड्स का यूज़ आप कर सकते हैं। स्टिल मतलब पुराना, मतलब बूढ़ा। जल आप कुछ भी कह सकते हैं। रन डाउन मतलब होता है ब्रोकन, जल हालत में, इन बैड कंडीशन, नॉक डाउन, डिक्लाइन, फेज आउट, वाइंड अप, क्रम्बलिंग इत्यादि लड़खड़ाते हुए। कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं रन डाउन के लिए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्रीप, वॉक स्लोली, क्रॉल, मूव फर्टिवली, वॉक क्वाइटली इत्यादि इन वाक्य या वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं क्रीप के लिए। नेक्स्ट है मेम, इंज्योर, ऊंड, हर्ट, डिसेबल, डिसफिगर,
मैंगल इत्यादि इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि घायल, बूढ़ी अवस्था, थका हुआ, वृद्ध अवस्था, जर्जर अवस्था, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, ग्रांट, अलाउ, परमिट, अकॉर्ड, कंसील, सीज, यील्ड, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि आपको आज्ञा मिल गई है किसी चीज़ के लिए इत्यादि। अब यहाँ पर मैंने मीनिंग्स लिखा, इसको कई शब्दों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। जो आपको सही लगे वो आप देख लीजिए। ये आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को समरी भी लिखने के लिए बोलता हूँ, जिससे कि बच्चों को लिखने की कैपेसिटी और सब पाठ को समझने की जो क्षमता है उनकी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं समरी लिखवाता हूँ हर चैप्टर का। तो समरी को हिंदी में लोग सारांश या सार कहते हैं, इंग्लिश में समरी। तो समरी को मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। आप अपने शब्दों में भी लिखवा सकते हैं। प्रस्तुत कविता रचना में कवि रचना का चार्ल्स किंसले ईस्वी 1819 से 1875 तक, ये 1819 में पैदा हुए थे, 1875 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस कविता रचना के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो चार्ल्स किंसले हैं, ने जीवन के युवावस्था और वृद्धावस्था के विषय पर प्रकाश डाला है। उसके बाद थोड़ा हम लोग एक मतलब पैराग्राफ प्रिंट करते हैं। उसके बाद लिखते हैं, प्रथम के दो छंदों में स्टैंजा में कवि कहता है कि जब संसार विश्व के सभी जीवित प्राणी अपनी युवावस्था जवानी में होते हैं तो वो नवीन ऊर्जा, अपार सामर्थ्य, शक्ति से युक्त भरे होते हैं। वे अपने ज्ञान से सब कुछ अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सबके जवानी के 6 दिन रोमांचकारी होते हैं। वही है सारांश है, इसलिए आपको बस शॉर्ट में लिखना होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना होता है। जब डिटेल में बोले तो आपको डिटेल में बताना होता है, जैसा कि हम लोगों ने पोएम में डिस्कस किया था। अंत, उसके बाद है अंत। अंत के दो छंदों के माध्यम से कवि कहता है कि जब संसार बूढ़ा वृद्ध हो जाता है तो ना ऊर्जा रहती है, ना उत्साह। सभी प्राणी नीरस, उदास, हताश, रोगग्रस्त, परेशान हो जाते हैं। और ईश्वर की आज्ञा से इच्छा हुई तो आप संसार पाते हैं कि आपको संसार को युवावस्था में ही आनंद, खुशी था, वृद्धावस्था में नहीं। यहाँ पर या तो आप आपको लिखिए, या तो आप बूढ़े होंगे यहाँ पर, लेकिन पूरे संसार को बूढ़ा दिखा दिया गया। या तो आप आपको लिखिए या तो संसार को लिखिए। यहाँ पर जो है आप मतलब यहाँ पर संसार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि जब बुढ़ापे में तो कोई रोमांस रहता ही नहीं। सभी लोग क्या होते हैं, सभी लोग बस युवावस्था में ही आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वृद्धावस्था में तो वो शोक संताप में रहते हैं, मतलब सोच फिक्र में रहते हैं, तो एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बाद इसको मैंने इंग्लिश में ही करने की कोशिश की है समरी को। ये जो हिंदी है इसके सेम टू सेम वही इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश में समरी थोड़ी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। आप अपने बच्चों को इंग्लिश में समरी लिखने से, बोलने से पहले उनको हिंदी में लिखना सिखाइए, क्योंकि जब बच्चे हिंदी में अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश पोएट चार्ल्स किंसले AD 1819 1875, मतलब इंग्लैंड के जो कवि हैं, रचनाकार हैं चार्ल्स किंसले, जिनकी पैदाइश 1819 में हुई थी और मृत्यु 1875 में हुई थी। कंपोज्ड, उन्होंने रचना की है यंग एंड ओल्ड कविता की। इन दिस ही कंपेयर द स्टेजेस ऑफ यंग एंड ओल्ड ऑफ लाइफ। और इस कविता के माध्यम से, या इस कविता में उन्होंने जीवन के युवावस्था और वृद्धावस्था की दशाओं को, अवस्था अर्थात दशाओं की तुलना किए और के बारे में बताया है। फिर हम लोग पैराग्राफ प्रिंट करते हैं, लिखते हैं। इन फर्स्ट टू स्टैंजा, प्रथम दो छंदों में, ही पोएट क्वालिफाइज यंग फेज ऑफ लाइफ। इन यंग एज ऑल द वर्ल्ड लिविंग बीइंग्स इज फुल ऑफ एनर्जी, zeal, enthusiasm, nerve, etc. They want to know the world with their potential, knowledge, eagerness and other youth qualities, because youth is a limited phase of life। मतलब अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड होता है। इसलिए वो अपने जीवन में सब कुछ जान लेना चाहते हैं अपने सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान से जवानी के दिनों में, क्योंकि जवानी के दिन सीमित होते हैं। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ प्रिंट करते हैं और लास्ट के जो समरी है, इस 2 स्टैंजा है उसके समरी को देखते हैं। इन लास्ट 2 स्टैंजाज द पोएट डिस्क्राइब द ओल्ड फेज स्टेज ऑफ लाइफ, या फेज लिखिए या स्टेज लिखिए, एक ही बात है। लाइफ इन ओल्ड एज पीरियड, या एज लिखिए या पीरियड लिखिए, एक ही बात है। द वर्ल्ड इज ड्राइड, मतलब नीरस हो जाता है। रियल इज नो एनर्जी, नो क्यूरियोसिटी, नो ब्यूटी, नो एक्साइटमेंट, इज
मतलब कोई भी जवानी के गुण नहीं रहते। द वर्ल्ड इज डल, नीरस हो जाता है एकदम, मतलब डल हो जाता है, ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, मतलब जिसमें कोई ऊर्जा उत्साह उमंग ना हो, कोई भी नयापन ना हो, तो उसी को हम लोग डल कहते हैं। रिमेम्बरिंग गॉड, अगर भगवान को याद करते हुए या भगवान की इच्छा हुई तो ऑल वर्ल्ड, सब पूरा संसार जब बूढ़ा हो जाता है, सोचता है या लोग सोचते हैं यंग फेज ऑफ लाइफ के बारे में सोचते हैं कि वही अच्छा था, बूढ़ापा अच्छा नहीं है, सभी सोचते हैं। उसके बाद तो ये सभी हम लोगों ने देखा ही। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे पोएम को डिस्कस कर लिया है अच्छे से। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन आपका है इस पोएम से रिलेटेड, तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट एवरीवन।